सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में हम जो है क्विकली रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है बहुत ही अंडररेटेड है और हम ये क्वेश्चन देखते ही नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से है ये चैप्टर है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके चैप्टर से अपने आप में इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन 1, एक्स लिमिटेड इज इंटरेस्टिंग इन एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशन। तो उसको अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है एंड प्लानिंग टू इंस्टॉल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट US। तो अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट US में। ध्यान रखना, ठीक है। भले ही एग्जाम आ रही है, ठीक है, लगता है कि यार ये क्वेश्चन हम 2 सॉल्व करें, बट एक बार क्वेश्चन को देखते हुए जाना है। इंटू 2 करके आपको जैसे भी करना है करिए, बट ये क्वेश्चन को देख के जाना है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सो बैक टू द क्वेश्चन। तो एक्स लिमिटेड इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशन एंड प्लानिंग टू इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट US में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल करना है फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट। उसको फंड चाहिए 10 मिलियन के। अब नेट ऑफ इशू एक्सपेंस और फ्लोटेशन कॉस्ट, तो सब ये काट कूट के जो है 10 मिलियन चाहिए, ठीक है। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। ओके, तो ये तो हमारा 10 मिलियन 0.98 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट कम प्रपोज टू इशू GDR। ओके, GDR इशू कर दिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दी, ठीक है। अब ये रिसिप्ट इशू कर दी। जो एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड। अब कितने GDR इशू करने हैं? GDR क्या होता है? आप अमेरिका से पैसे उठाते हो तो ADR। इंडिया का हूँ, मुझे शेयर्स अब इंडिया में तो पैसे रेस करने तो शेयर्स, अमेरिका में तो ADR, अमेरिका के अलावा GDR। तो कितने शेयर इशू करो, सिंपल सी बात है। एंड कॉस्ट ऑफ द GDR, तो नंबर ऑफ, ठीक है। तो हमको तो क्या करना है, सबसे पहले तो कंप्यूट द नंबर ऑफ GDR, ठीक है भैया। नंबर ऑफ GDR, साथ ही साथ ये नंबर ऑफ GDR के साथ कॉस्ट ऑफ द GDR, बाकायदा GDR की कॉस्ट हमको पूछनी कि भैया कितना कॉस्ट का GDR है, या कॉस्ट ऑफ द GDR विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इसको GDR इशू करने की क्या कॉस्ट है, ठीक है। अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ GDR जब मैंने इशू करा रहा तो मार्केट प्राइस 250 की थी, तो 250 रुपये मिल गए होंगे। 2 शेयर शेल अंडर आए ईच GDR, और हर GDR में 2 शेयर थे, ठीक है। शेल बी प्राइस हैज 10% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस 2 शेयर अंडरलाइंग ईच GDR। तो मार्केट प्राइस क्या था? 250 और 10% डिस्काउंट था। एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो 60 था, और डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 20% विद ग्रोथ रेट 12%। तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड 20% विद ग्रोथ रेट 12%, और डिविडेंड जो है एक्सपेक्ट होगा बी पे 20% विद ग्रोथ रेट 12%, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है तो वैल्यू से ही D1 की बात हो रही है, और जो है ग्रोथ रेट की बात कर ली इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हम वापस एक बार देख लेते हैं फटाफट कि देखो ऐसा है कि ऑपरेशन एक्सपैंड करना है, मशीनरी प्लांट को इंस्टॉल करना है, $10 मिलियन चाहिए, नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस, और GDR इशू करेंगे। तो कितने GDR इशू करें? एंड कॉस्ट ऑफ द GDR, भैया GDR इशू करने की कॉस्ट है ना, क्योंकि GDR इशू करके तो हमको पैसे आएंगे, तो ये कॉस्ट का आएगी भैया, इशू की कॉस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं भैया कॉस्ट ऑफ GDR इशू कॉस्ट के साथ साथ हो सकता है डिविडेंड को भी कॉस्ट में मान लिया, क्या हमको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ देखते हुए हमको जो है कॉस्ट ऑफ GDR निकालना है, ठीक है। अब हम फटाफट देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब बात हुई है 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन हमारा जो है नेट इशू है। तो ग्रॉस इशू करा तो सिंपल सी बात है 10.204 मिलियन आया। अब 10.204 मिलियन हमको रेस करना है, पैसे उठाने हैं, तो सिंपल सी बात है, एक GDR कितने का है? एक GDR कितने का है? एक GDR 250 का है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ GDR, ये मार्केट प्राइस शेयर का है, राइट। मार्केट प्राइस शेयर का है, GDR का है क्या ना, शेयर का है। अब GDR के अंदर का भी अब 2 शेयर है, तो सिंपल सी बात है 500 रुपये। तो 500 रुपये है तो 10% डिस्काउंट भी तो है, तो 450 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट है, 10 रुपये डिस्काउंट नहीं है, माइनस वो मत कर देना 10,
तो 450 हो गया। चलो 4.5 के भाव से इशू करें 450, पर GDR तो डॉलर में जाते हैं, तो कितने डॉलर हो गए? अच्छा 450 डिवाइड बाय 60, 450 डिवाइड बाय 60, तो 7.5 हमारे डॉलर्स हो गए, 7.5 डॉलर हो गए। ठीक है, तो अब रही बात है, तो ये 7.5 डॉलर हो गया। बाकायदा हमने जो है GDR डॉलर्स में होते हैं, तो हमने 7.5 डॉलर बनती बात है, इतने पैसे मतलब हमको रेस करने हैं, 7.5 डॉलर इशू करने पड़ेंगे। 7.5 डॉलर का एक GDR है, तो कायदे से इतने GDR बनते हैं इशू करना। ठीक है, इतना तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये हमने कैलकुलेट करा। पर अब बात आती है कि डिविडेंड पर GDR। अब कॉस्ट की बात आती है, तो इशू कॉस्ट करके कुछ भी नहीं देख रखा है, और 7.5 डॉलर पर GDR दे के रखा है। इशू कॉस्ट की तो कोई सी बात नहीं करिए। डिविडेंड 20% पे हो रहा है। ठीक है, डिविडेंड 20% पे हो रहा है, ग्रोथ रेट 12% है। ठीक है, तो अब जो है कॉस्ट ऑफ GDR एक तरीके से वो पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। GDR भी तो क्या शेयर ही है, कॉस्ट ऑफ GDR एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। ओके, ये क्या हो गया? D1/P0 प्लस जी, D1/P0 प्लस जी। ठीक है ना, तो D1 क्या है हमारा? D1 है एक्सपेक्टेड टू पे 20%। अब 20% है, फेस वैल्यू तो 100 है। ठीक है, 20% है, तो क्या 10 रुपये में करते क्या अपन डिविडेंड? नहीं, GDR के अंदर 2 शेयर है, तो 20 रुपये डिविडेंड होना चाहिए, 20 रुपये डिविडेंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिंस 20 रुपये डिविडेंड होना चाहिए, अब 20 इंटू 2 क्यों किया? सबसे पहले आप समझते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इशू 20% आज के 20 रुपये, और एक शेयर का 20 रुपये, तो 2 शेयर के 40 रुपये। ऐसे जो है बाकायदा जो हमारा GDR का डिविडेंड है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब D1/P0, P0 मतलब कि हमारा प्राइस कितनी है, तो अगर देखा जाए तो प्राइस कितनी रहेगी? क्या 450 बोलते GDR की प्राइस? ठीक है, क्या GDR की प्राइस हम 450 बोलते कि क्या बोले? 450 जो है वो इशू प्राइस आ जाता है। किस तरीके से होता है कि भाई देखो, ग्रॉस इशू है 10.204 रेस करना है, तो 10.204 रेस करना है, GDR का प्राइस 450 है, और हमने जो डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो 7.5 है। अब जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि 450 इसलिए आया क्योंकि 200 इंटू 2 शेयर थे, एक GDR के अंदर 2 शेयर थे, 400। 90% इसलिए हुआ क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहे थे। ठीक है, 2 शेयर अंडरलाइन थे और डिस्काउंट पे थे, तो 450 का GDR यू बनता है। पर अगर हम देखें तो 2% नेट ऑफ एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हमने GDR जैसे ही इशू करा तो 450 रुपये नहीं आएंगे, 450 से कम आएगा, 450 से कम आएगा, क्योंकि 2% तो नेट एक्सपेंसेस है ना। तो D1/P0, तो P0 जो है एक तरीके से आप या तो हम बोल सकते हैं प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स जो है वो 441 आएगा, तो D1/P0 प्लस जी जो हमारा 12% है दे के रखा है। तो इस तरीके से जो हमारा है कॉस्ट ऑफ GDR जो है जो 21.07 आएगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि D1/P0 प्लस जी है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि नेट प्रोसीड्स पर GDR इज़ बेटर देन, नेट प्रोसीड पर GDR इज़ बेटर देन, किससे बेटर है? P0 से। ओके, तो हम जो बात कर रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करेंगे, वो है परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन है, एक US बेस्ड कंपनी है जिसको ऑफर रिसीव हुआ एड्स क्योर लिमिटेड से। कंपनी जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग टू क्योर डेंगू क्योर करना है। ठीक है, टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट बड्डी इन अ जॉइंट वेंचर। तो परफेक्ट इनकॉर्पोरेट एक US की बेस पे जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो परफेक्ट इनकॉर्पोरेट एक US बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको ऑफर रिसीव हुआ फ्रॉम एड्स क्योर लिमिटेड। तो US बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको रिसीव हुआ ऑफर एड्स क्योर लिमिटेड से। कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग टू क्योर डेंगू। अब उसको सेटअप करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड्डी में, इन्हें जॉइंट वेंचर में करना है। तो एज पर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट परफेक्ट लिमिटेड जो है विल रिसीव 55% ऑफ शेयर ऑफ रेवेन्यू। तो ठीक है, प्लस रॉयल्टी, तो रेवेन्यू का 55% मिलेगा। तो अपन इनकम देख सकते हैं, रेवेन्यू का 55% है, रॉयल्टी मिलेगा एक बॉटल का $0.01। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगेगा वो 200 करोड़ लगेगा बाय मशीनरी एंड फैक्ट्री। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़। देखो प्रोजेक्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फैक्ट्रीज एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर 5 करोड़। तो मशीनरी 200 करोड़ की है,
स्क्रैप वैल्यू 5 करोड़ की है, 55% रिवेन्यू है, रॉयल्टी भी मिल रही है, ठीक है। अब इनिशियल वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ है और शैल बी रिक्वायर्ड देयर आफ्टर 5 करोड़ ईच ईयर। तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल तो 50 करोड़ है, उसके बाद 5-5 करोड़ हर साल मिलेगा, तो 50 का 55 होगा, 55 का 60 होगा, ऐसा होगा। GOI डायरेक्शन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन एस्टिमेटेड दैट द प्राइस पर बॉटल $7.5। तो बॉटल की प्राइस $7.5 है एंड प्रोडक्शन विल बी 24 करोड़ बॉटल्स पर ईयर। तो GOI डायरेक्शंस प्राइस पर बॉटल 7.5 है, प्रोडक्शन 24 करोड़ बॉटल का होगा। तो मतलब ये रिवेन्यू देखो, ये रिवेन्यू हो गया 7.5, प्रोडक्शन 24 करोड़ बॉटल। प्राइस और रिवेन्यू का ही 55% है। अभी अपन समझेंगे। प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स शैल बी इंक्रीज बाय 1 ईच ईयर। और लो 7.5 है वो 8.5 हो जाएगा, 7.5 है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट 40% ऑफ रिवेन्यू है। प्राइस इन्फ्लेशन के साथ प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन, ये तो देखा ही नहीं था, इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ₹1 और बढ़ेगी, ईच ईयर बढ़ेगी। तो ये जो दे के रखा है, अभी इस पर हम क्या करें क्या नहीं करें, अब ये तो हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा, बट ठीक है। हमने ये देख लिया है कि JV एग्रीमेंट है, 55% रिवेन्यू है, बाकायदा रॉयल्टी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है, स्क्रैप वैल्यू है कुछ, डेप्रिसिएशन है 20%, नेट ऑफ सैलवेज वैल्यू, ठीक है, SLM बेसिस पे। वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ है, वो जो 5 करोड़ वो लगती जाएगी। GOI का डायरेक्शन से प्राइस पर बॉटल ₹7.5 है, प्रोडक्शन जो है 24 करोड़ बॉटल का होगा, और इन्फ्लेशन के साथ प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर वो ₹1 से और बढ़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट 40% ऑफ रिवेन्यू है। टैक्स रेट 30% इंडिया में, 35% US में है, DDAA है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन इन US, मतलब US में ज़्यादा है ना, तो 30% जो आपने इंडिया में पे करा है तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इन बोथ कंट्रीज टैक्स शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर। तो टैक्स शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर, आगे पे होगा इन द प्रॉफिट इन विच प्रॉफिट हैव अराइजन। तो टैक्स पे होगा फॉलोइंग ईयर में जहाँ पे प्रॉफिट अराइज हुआ है, ठीक है। तो फॉलोइंग ईयर इन विच प्रॉफिट हैव अराइजन, तो टैक्स शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच द प्रॉफिट हैव बीन अराइजन। उस साल पे नहीं होगा, फॉलोइंग ईयर में पे होगा। अब ऐसी सिचुएशन में समझो स्पॉट रेट है 57। अब देखो स्पॉट रेट 57 है, इन्फ्लेशन देकर रखा 6%, एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 5%, 0.5% एवरी ईयर एंड 5% US में देकर रखा है, ठीक है। एज पर द GOI पॉलिसी 50% ऑफ द शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर। क्या बोला है? 50% ऑफ द शेयर। देखो इधर स्पॉट रेट है, इन्फ्लेशन इंडिया का देकर रखा है जो डिक्रीज हो रहा है पर ईयर, और 5% US में है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी तो है। एज पर द पॉलिसी ऑफ GOI ओनली 50% ऑफ द शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न। तो ओनली 50% ऑफ शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न एंड द रिमेनिंग इन द फॉलोइंग ईयर। तो क्या लिखा हुआ है? एज पर द पॉलिसी ऑफ GOI ओनली 50% ऑफ शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न। तो जब अर्न किया ईयर इन विच दे आर अर्न, 50% ऑफ शेयर कैन बी रेमिटेड एंड रिमेनिंग फॉलोइंग ईयर में, ठीक है। तो ठीक है, अब रेमिट किधर होगा? कैन बी रेमिट, रेमिट मतलब देना। तो रेमिट इंडिया टू US, तो कैश फ्लोज, तो 50% ऑफ शेयर कैन बी, अच्छा 50% जो है, ठीक है, रेमिट होगा, और रिमेनिंग इन द फॉलोइंग ईयर। WACC 13% है, ठीक है, बट ड्यू टू रिस्की नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इट एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 15%। डिटरमाइन परफेक्ट INC शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट। सबसे पहले परफेक्ट INC को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कैसे समझ में आएगा? प्रोजेक्ट के NPV से, ठीक है। तो परफेक्ट INC को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑल वी नीड इज टू कैलकुलेट NPV पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ओके, पेरेंट कंपनी के लिए वो डॉलर है, और ये देखिए हमको तो NPV देखना है, परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन को तो NPV देखना है। तो ये है परफेक्ट, और 8 स्क्वायर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। JV बनाना है इनको। अब क्या करें? अब सबसे पहले जो भी डेटा है ना, छोटे छोटे डेटा से जो भी कर सकता हम वो कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि देखो, और चलो किन्होंने कुछ भी किया हो, जो भी है हम, पर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें ना। देखो हम वर्किंग नोट से समझ रहे हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
पर ये समझो ना कि ये छोटे छोटे डेटा को एक्यूमुलेट करके उसको हेडिंग दे देते हैं। अब जैसे कि ये दिख रहा है, चलो पीपीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लो पीपीपी कैलकुलेट कर ले, छोटे छोटे डेटा को जैसे अपना होता है ना कैसे केस एंड कॉस्टिंग टाइप का, कि इतनी बड़ी मतलब कि अगर हमको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है तो हम छोटे छोटे लेवल पे इंप्रूवमेंट करते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन है ना, इसको ब्रेक डाउन ऐसे ही होगा छोटे छोटे लेवल पे। चलो सबसे पहले अपन पीपीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि पीपीपी कैसे कैलकुलेट होगा। तो पीपीपी कैसे कैलकुलेट होगा, तो स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय लोकल करेंसी फैक्टर डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी फैक्टर। अब इधर फॉरेन करेंसी फैक्टर क्या है, डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी, ठीक है, डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी फैक्टर है। तो अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी देखें तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। और लोकल करेंसी फैक्टर मतलब ये बिजनेस स्टडीज़ का फैक्टर नहीं है। लोकल करेंसी फैक्टर मतलब क्या, स्पॉट रेट देकर रखा है ना, लोकल करेंसी फैक्टर है डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी फैक्टर। अब देखो स्पॉट रेट है 57 इंटू लोकल करेंसी फैक्टर कितना है 1.06 डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी फैक्टर कितना है 1.05, 57.54 आ गया। चलो ये अब ये हो गया स्पॉट रेट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.06, नहीं भाई ये डिक्रीज हो रहा है 0.5 से, तो 1.05 है डिवाइड बाय 1.05, जो हो गया 57.81। करते रहो कैलकुलेट ऐसे ही। और तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल तो सेम ही होगा, क्योंकि ये 0.5 करके इतना डिक्रीज हो गया कि ये 5% हो गया, ठीक है। तो तीसरे साल में तो 57.82 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 1.05, तो ऐसे करते हुए हमने पीपीपी से निकाल लिया। चलो पीपीपी निकाल लिया, इसका क्या यूज़ है हम आगे देखेंगे, पर पीपीपी हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि अभी वो रिवेन्यू की अपनी बात हो गई थी ना, 55% ऑफ रिवेन्यू। तो भाई पहले रिवेन्यू तो देख ले। अभी रिवेन्यू की नीचे बात हुई थी, रिवेन्यू की बात हुई थी, ये 7.5, ये 7.5, ठीक है। तो 7.5 है बॉटल का प्राइस। वो कितनी यूनिट बना रहे 24 करोड़, तो ठीक है 24 करोड़ 7.5, तो कितना हुआ हमारा 24 करोड़ 7.5 है ना। प्राइस पर बॉटल ये एस्टिमेट क्या है, प्राइस पर बॉटल 7.5 है, 24 करोड़ है। अब क्या बोला है, प्राइस जो है इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर शैल बी इंक्रीज बाय 1% ईच ईयर। इन एडिशन टू इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ इंक्रीज होगा 1 ईच ईयर। तो देखो कि 24 करोड़ यूनिट है, ठीक है। अगर हम देखें प्राइस पर बॉटल तो 8.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 ये बढ़ता गया, ठीक है। प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय, ठीक है 1%। तो अब प्राइस फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, अगर अपन बात करें तो ये तो जो है प्राइस फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन रेट, तो प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन के एडिशन के साथ 1-1 रुपये और बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्राइस फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन रेट, तो जो प्राइस देके रखी है वो 7.5% है, ठीक है। अब ये जो 7.5 है, अब ये प्राइस इसकी बॉटल की प्राइस जो थी हमारी, प्राइस पर बॉटल तो 7.5 थी, साथ ही साथ जो है इन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ाया 6%, तो 7.5 है 7.95 हुआ। अब यही है कि यही 8.5 हो गया, तो 6 की जगह 5.5 हो गया, 5 हो गया, 4.5 हो गया, 4 हो गया, ऐसे इन्फ्लेटेड प्राइस कैलकुलेट हो गई। अब पॉइंट ये है कि प्राइस पर बॉटल जब 7.5 दे के रखा था, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करके रखा है। अब प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन तो लगेगा ही लगेगा ना, तो प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर 1 रुपीज़ ईच ईयर। तो इन एडिशन टू इन्फ्लेशन बोला कि 1-1 तो से तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो अभी जो एस्टिमेट करके रखा है 7.5, इन्फ्लेशन कर लो, फिर 1-1 रुपये बढ़ाते जाना, बकायदा उस पर भी इन्फ्लेशन होता रहेगा, तो वो भी करते जाना। तो इन्फ्लेटेड प्राइस हो गई, सेल्स रेवेन्यू आ गई, इसका 55% अपन ने निकाल लिया। ये हो गया हमारा, ये निकाल लिया अपन ने 55%। ये बोला था 55% रिवेन्यू। अब ये रिवेन्यू का 40% प्रोडक्शन कॉस्ट भी था, दिख रहा था वो हमको। तो रिवेन्यू के फिगर से हमने छोटा छोटा सा हमने रिवेन्यू निकाले, फिगर्स कंप्यूट करे, रिवेन्यू निकाला। अब जो है अभी 40% देखो कायदे से होता है, तो 40% भी उधर माइनस कर दो, 40% प्रोडक्शन कॉस्ट अभी याद है, अभी अपन माइनस कर दो। पर ठीक है, रिवेन्यू के साथ अब तुमको पता है कि चलो इधर हमने देखने में आया, तो हमको रॉयल्टी भी देखने में आ गया। एक बॉटल का 0.01 है, तो बॉटल कितनी है ऐसे तो 24 होगी, 24। अब ये जो रॉयल्टी का है $0.01 है। अब एक्सचेंज रेट की बात हुई थी, तो एक्सचेंज रेट काहे के लिए काम आ रहा है,
एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट किसके लिए काम आएगा, ये अब काम आएगा। ओके, तो हमारा एक्सचेंज रेट हमको पता है, ठीक है, निकाल ही चुके हैं हम हमारा एक्सचेंज रेट, तो टोटल रॉयल्टी भी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही जो है रॉयल्टी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल निकाली, रॉयल्टी निकाली, सेल निकाली, रॉयल्टी निकाली। प्रोडक्शन कॉस्ट तो 40% हमको पता ही था, 40%, वो 40% हमने माइनस किया। अब आती बात डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का दिमाग में आया नहीं, तो ये जो है डेप्रिसिएशन साइड में लिख दो। डेप्रिसिएशन, ये मशीनरी इज डेप्रिशिएबल फॉर 20% नेट सेल्वेज ऑन द वैल्यू, नेट सेल्वेज वैल्यू यूजिंग SLM। इनिशियल वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ लग रहा है, तो ठीक है, वो भी तो जरूर, वो भी तो है। अभी अपन अगर बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 5 करोड़, तो 200 करोड़ है इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है, स्क्रैप वैल्यू मशीनरी के 5 करोड़ है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 20% नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू, तो 195 से 195 अब डेप्रिशिएट होगा, 195 डिवाइड बाई 5 होगा, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन। यह है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब डेप्रिसिएशन क्यों माइनस किया, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन माइनस करके हम टैक्स माइनस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स तो इंडिया का देके रखा है ना, टैक्स तो इंडिया का देके रखा है। कितना परसेंट है इंडिया का टैक्स, 30%। ये किधर देके रखा है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। इस तरीके से हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। मैं वापस आपको बता दूं कि अपन ने एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया था। एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके हमने शेयर सेल्स की वैल्यू, हम सेल्स का शेयर निकाला, इनफैक्ट हमने रॉयल्टी वाला शेयर निकाला, फिर हमने जो है टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली। अभी जो रॉयल्टी और जो हमने इनकम जो कैलकुलेट करी, इससे हमने जो है टैक्स लाइबिलिटी निकाली। अब हमारा काम क्या है, टैक्स लाइबिलिटी निकाली, अब हम क्या करेंगे। अब देखो, ये टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली, ये टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ गई। अब जो है फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करा। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो क्यों, क्योंकि हम जैसे भी एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ये सब हमको देखना ही है। तो फ्री कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। इनफैक्ट फ्री कैश फ्लो की जरूरत इसलिए भी आ रही है क्योंकि हमने पढ़ा था 50% वाला केस कि 50% ऑफ द शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न। तो वो रेमिट हो जाएगा, तो 50% ऑफ शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न। तो जब अर्न किया 50% तभी रेमिट हो गया, बचा हुआ आगे। तब देखो, अभी फ्री कैश फ्लो है, और ये 0 1 2 3 4 5 6 क्यों किया, 1 2 3 4 5 तो समझ में आता है, ये 0 1 2 3 4 5 क्यों किया। तो हमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इनिशियल बोला है ना, इनिशियल बोला है ना, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ईयर 0 पे वर्किंग कैपिटल भी गया है 50 करोड़ का, और साथ ही साथ जो है इनिशियल आउटले भी हुआ है। ये इनिशियल है। बाकी 1 2 3 4 5 इसकी जो है अगर हम देखें लाइफ कितने की है, 5 ईयर की है। लाइफ हमारी 5 ईयर है। हमने जो है सेल्स का शेयर निकाल के रखा है, रॉयल्टी का शेयर निकाल के रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने माइनस करी बाकायदा। अब वर्किंग कैपिटल जो है 5-5 करोड़ से बढ़ रहा है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल 5-5 करोड़ से बढ़ रहा है, तो ठीक है, हमने 5-5 करोड़ से बढ़ाया। तो अब सिंपल सी बात है, 5 करोड़ हर साल हो रहा है, तो कोई 55 थोड़ी ना कर देंगे, 50 का 55, इनिशियल 50 लग गया, ठीक है। अब देयर आफ्टर 5 करोड़ ईच ईयर लगे जा रहा है, तो ठीक है, हमने 5 करोड़ और करा। स्क्रैप वैल्यू की बात करें, अब देखो 5वें साल के एंड में वर्किंग कैपिटल का ऐसे ही होता है कि वर्किंग कैपिटल ईयर एंड के बाद जो है, जब प्रोजेक्ट एंड होता है, तो 4th ईयर का एंड, देखो क्या लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल का, अगर हम देखें तो 5 करोड़ हर साल लग रहा है, वो वर्किंग कैपिटल एंड में रियलाइज हो जाता है, तो आखिरी में जो है उसकी रिकवरी हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। यह हमेशा से चलता है कि वर्किंग कैपिटल की बाद में रिकवरी हो जाती है, अभी लगी है, बाद में रिकवर हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा कि 50% ऑफ शेयर जो है रेमिट हो जाएगा इन द ईयर, और रेमिट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, वो तो सब ठीक है। प्रॉफिट जो है, अब सिंपल सी बात है, हमने रिवेन्यू का ट्रीटमेंट दे दिया, रॉयल्टी का ट्रीटमेंट दे दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट दे दिया, और स्क्रैप वैल्यू तो ठीक है, ऐसे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दे दिया, और वर्किंग कैपिटल का हमने ट्रीटमेंट दे दिया, प्राइस पर शेयर और प्रोडक्शन कॉस्ट इन सब का ट्रीटमेंट देके, टैक्स रेट का ट्रीटमेंट देके जो है
टैक्स जो है हम फॉलोइंग ईयर में पे करेंगे, टैक्स शैल बी पेड इन फॉलोइंग ईयर इन विच प्रॉफिट हैव अराइजन। देखो सी क्या लिखा हुआ है कि टैक्स रेट है तो अपन ने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन और टैक्स शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच द प्रॉफिट हैव अराइजन। प्रॉफिट कब अराइज हुआ, प्रॉफिट हमको अराइज कब हुआ, तो जब हम देखेंगे तो टैक्स ऑन प्रॉफिट बात करें तो ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब प्रॉफिट अराइज हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है, टैक्स शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच प्रॉफिट अराइज। प्रॉफिट तो इधर अराइज हो गया था, टैक्स इधर पे होगा। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो इधर अराइज हो गया था, पर फ्री कैश फ्लो में जो है तो टैक्स है, तो टैक्स बकायदा लगा हमको, पर पे होगा फॉलोइंग ईयर में जब प्रॉफिट अराइज हुआ है। तो ठीक है, फॉलोइंग ईयर में हमने टैक्स पे करा। तो ये जो देखा जाए, इसलिए छठे साल में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि पांचवें साल का टैक्स तो छठे साल में पे होगा ना, इसे 6 साल हो गया, जस्ट फॉर टैक्स वो 6 साल हो गया। तो ठीक है, ये हमने 6 साल हो गया, फ्री कैश फ्लोज आ गए। अब रेमिटेंस है, रेमिटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं कि 50% ऑफ द शेयर रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न, तो बाकी फॉलोइंग ईयर में। तो जब रेमिटेंस की बात आती है तो ये तुम्हारा फ्री कैश फ्लो, अब इसको रेमिट भी तो करो, तो 50% तो अभी अर्न किया, 50% रेमिट कर दिया, ये रेमिटेंस हो गया। ठीक है, तो 71.77 है। तो जो है हमने क्या किया कि ये रेमिटेंस करा, ये सही 68.59 का रेमिटेंस हुआ, 74.15, 79.51, 164.89। अब फ्री कैश फ्लो 20.82 हमारा, ठीक है वो इसलिए हुए क्योंकि हमारा 6th ईयर में जो है टैक्स लायबिलिटी हमारी ज़्यादा थी, तो इससे हमारा रेमिटेंस आ गया। तो ये रेमिटेंस का मतलब क्या है, ये रेमिटेंस हमारे तो आउटफ्लो हो गया ना। तो अगर हम देखें ये रेमिटेंस आउटफ्लो है तो इसका एक्सचेंज रेट हमको पता है, पीपीपी से हमने कैलकुलेट किया, रेमिटेंस हमने डॉलर्स में निकाला, रेमिटेंस हमने डॉलर्स में निकाला। यूएस का टैक्स और इंडिया का टैक्स, अब रेमिटेंस हमने डॉलर में निकाला, जो है यूएस का टैक्स जो है वो 2.18, 4.25 ये सब लग रहा है। परफेक्ट आईएनसी जो है वो यूएस की थी। अब सिंस परफेक्ट की ये इनकम है तो उसको टैक्स तो लग जाएगा 35% के, तो 35% से उसको टैक्स लगा। इंडियन टैक्स का उसको क्रेडिट मिला, जो इंडियन टैक्स हमने कैलकुलेट करा था यहाँ पे 26.44, 32.14, ये इंडियन टैक्स का उसको क्रेडिट मिला। बट समझो हम तो निकाल रहे हैं, एनपीवी निकाल रहे हैं ना, तो जब इंडियन टैक्स गया, यूएस का टैक्स तो हमने यूएस डॉलर में निकाला 12.14 इंटू 35%, 2.18 हमने निकाला, 12.14 इंटू 35%। ओके, सो ये जो टैक्स है, ये टैक्सेशन है, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रेमिटेंस है 43.86, तो चलो ठीक है, इधर तो कोई रेमिटेंस करने से 6.24, ये जो 6.24 है इसका रेमिटेंस कितना, इसका रेमिटेंस होगा भैया 35% का टैक्स काट के, ठीक है 35% का टैक्स काट के, मतलब 2.184। अब ये अभी पे होगा का नहीं, ये फॉलोइंग ईयर में पे होगा, ये फॉलोइंग ईयर में पे होगा। ये जो अब उन्होंने बात करी थी टैक्स होगा फॉलोइंग ईयर में पे, इसको करा है फॉलोइंग ईयर में पे। इंडियन टैक्स की बात करें तो इंडियन टैक्स की बात करें तो ये जो 11.33 है टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये टैक्स ऑन प्रॉफिट पे हो रहा है 11.33 जो है वो पे हो रहा है 57.54 के रेट से, ठीक है। तो जो 11.33 है वो पेमेंट होगा 67.54 के रेट से। सिंपल सी बात है, वो इसमें जो है पेमेंट भले ही थर्ड ईयर में हो रहा हो, पेमेंट भले ही जो है अगले साल हो रहा हो, दैट डजेंट मीन कि हमने जो है एक्सचेंज रेट थर्ड ईयर का ले लिया या उस साल का ले लिया हो। तो हमें एक्सचेंज रेट तो इस साल का लेना है जिस साल का ही टैक्स है, फिर रेमिटेंस करना है। तो वही बात आती है कि किस साल का था ये, 11.33 था। 11.33 की बात करें तो बाकायदा उसका रेमिटेंस तो अगले साल हुआ, पर 11.33 डिवाइड बाय 57.54 करा, या 1.96 ऐसे करके इंडियन टैक्स आया, और इस तरीके से जो है टैक्स माइनस हो गया। अब टैक्स माइनस हुआ तो बाकायदा जो है नेट टैक्स हमारा आया, क्योंकि नेट टैक्स इसलिए क्योंकि क्रेडिट मिल रहा था। अभी हमने बात करी थी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट था, इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स पे कर चुके हैं, तो इतना टैक्स और माइनस होगा। तो रेमिटेंस था, तो टोटल रेमिटेंस था, एक्सचेंज रेट से हमने रेमिटेंस डॉलर्स में निकाले,
ठीक है। और टोटल रेमिटेंस तो हमने इसके ऊपर से कैलकुलेट किया था। टोटल रेमिटेंस के लिए हमको फ्री कैश फ्लो जानना जरूरी था और हमने फ्री कैश फ्लो को समझा। फ्री कैश फ्लो को करने के लिए हमको टैक्स ऑन प्रॉफिट समझना जरूरी था, सेल और रॉयल्टी समझना जरूरी था। तब हमने जो है टैक्स ऑन प्रॉफिट कैलकुलेट किया, रॉयल्टी और सेल कैलकुलेट करी, और एक्सचेंज रेट तो हमको चाहिए ही थी। तो इस तरीके से जो है पूरा फ्लो हमारा ऐसा डिज़ाइन हुआ। फ्लो डिज़ाइन होने के बाद हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 2.71 करोड़। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू 2.71 करोड़ कैसे आया? नेट प्रेजेंट वैल्यू 2.7 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और ये जो आया नेगेटिव में 2.71 करोड़ आया है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट नेगेटिव है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका ट्रेल बनाए तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, हम बैक से चलते हैं कि हमें रेमिटेंस चाहिए। तो रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस के लिए हमने बाकायदा, रेमिटेंस के लिए हमको कैश फ्लो होना ज़रूरी है। कैश फ्लो के पहले जो हमारे लिए रिवेन्यू होना ज़रूरी है और टैक्स का पता होना ज़रूरी है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो हमने जो है पहले एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करा, हमने जो रिवेन्यूज़ कैलकुलेट करे, हमने टैक्सेस कैलकुलेट करे। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो बड़ा क्वेश्चन था परफेक्ट आईएनसी का, ये क्वेश्चन ओवर हुआ। इस क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद हम जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको क्लिक हुआ होगा, आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो ये वीडियो आपको समझना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।